अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 10th फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में स्टडी किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन पढ़नी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। और पहली एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। ठीक है जी। इसके अंदर हम ये साबित करेंगे कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है इसकी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मोशन को चेक करना हो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं तो क्या चेक करते हैं, हम उसका एक्सेलरेशन देखते हैं। अगर उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और हमेशा मेन पोजीशन की जानब हो तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसके अंदर भी हम चेक कर लेंगे कि क्या मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मेन पोजीशन की जानब है या नहीं है। अगर हुआ तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो होगा इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगी। ठीक है जी। तो देखें मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने किसी भी स्पोर्ट के साथ एक स्प्रिंग बांध लेना है और स्प्रिंग के साथ आपने कुछ छोटा सा जो है वो मास अटैच कर लेना है, तो इसी को हम मास स्प्रिंग सिस्टम बोलते हैं। जब आप देखेंगे जब आप इस मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पे होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये मेन पोजीशन ओ से मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, ए पे चला जाएगा। और कितना फासला तय करेगा, एक्स फासला तय करेगा। समझ आई बात की? ठीक है जी। इसको हम फासला भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी। बेसिकली तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसको ए पे छोड़ेंगे तो ये दोबारा ओ की जानब मूव करेगा, लेकिन ओ पे ये रुकेगा नहीं बल्कि आगे पास कर जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। ओ पे क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर इनर्शिया मौजूद होगा। जैसे हम इसको ए पे छोड़ते हैं तो ये स्पीड के साथ यहाँ पे मूव करता हुआ आ रहा होगा और अपने इनर्शिया की वजह से, आपको पता है इनर्शिया ऐसी खसूसियत है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मौजूदा हालत को जो है बरकरार रखना चाहता है। तो उसकी मौजूदा हालत होगी मूव करना, तो ये इसको बरकरार रखने के लिए ओ से आगे पास कर जाएगा। कहां पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। फिर बी से दोबारा ए पे, ए से बी पे, ये तो ये वाइब्रेशन अपनी जारी रखेगा। तो हम कहेंगे कि ये स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम जो है इसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। अब हम ये साबित करेंगे कि क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो चेक कर लेते हैं। जब आप इस मास को ओ से ए की जानब मूव करवाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज इस मास को इधर खींच रही है। यानी कि जब आप इसको इधर से पकड़ेंगे और इसको यहां से मूव करवाते हुए ए पे लेके जाएंगे तो इस रास्ते के दौरान आपको ऐसे महसूस होगा जैसे इस मास को कोई चीज इस साइड पे खींच रही है। तो वो कौन सी चीज होगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। किसकी रिस्टोरिंग फोर्स? स्प्रिंग की। जब हम मास को ओ से ए की जानब डिस्प्लेस करवाएंगे, कितना डिस्प्लेस करवाएंगे, एक्स डिस्प्लेस करवाएंगे, तो इस मोशन के दौरान ये जो स्प्रिंग है ये इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस साइड पे, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। अब देखो यहां पे सिंपल सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करवाते हैं, यानी कि ओ से इधर तक लेके आते हैं, तो आपके हाथ के ऊपर इस साइड पे फोर्स भी थोड़ी लगेगी। यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट अगर कम तय करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे और ज्यादा फासला तय करेंगे तो हमारे हाथ के ऊपर जो है वो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। वो कौन सी फोर्स होगी? रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे हमारे हाथ के ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग लगाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे हम इसको छोड़ेंगे यहां से ये ओ पे चला जाएगा, ओ से दोबारा बी पे जाएगा। जैसे ये ओ से बी की जानब मूव करेगा तो वही स्प्रिंग इसको दोबारा ओ की जानब धकेलेगा, वो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। यानी कि जैसे ही मास ओ से बी की जानब मूव करेगा
तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या करेगी, इसको दोबारा ओ की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। जितना ज्यादा ये फासला होगा उतनी ही ज्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी। बात की समझ आ रही? अच्छा अब देखें, अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। हम लिख सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा दूसरी अहम बात जो कि इसके अंदर हमने नोट करनी है, अच्छा जब हम इस मैश को O से A की जानब ले जा रहे होंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट किधर तय कर रहे हैं, इस साइड पे, इधर, यानी कि हमारा तय करता डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन इस मोशन के दौरान जो हमें फोर्स महसूस होगी वो इस साइड पे होगी। यानी कि जैसे ही हम मैश को इधर खींच रहे होंगे ना तो हमारे हाथ के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी वो इस साइड पे होगी। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी और तय करता डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है जी। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की जानब होगी। यानी कि जब ए पे ये होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको ओ की जानब इस साइड पे जो है वो खींचेगी, लेकिन यही मैश जब बी पे होगा तो यही रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा ओ की जानब धकेलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ये हमेशा मेन पोजीशन की जानब होगी, या फिर सिंपल ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए पहले हमने ये साबित किया कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। माइनस क्या जाहिर कर रही है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमेशा मेन पोजीशन की जानब है। ठीक है जी। अब यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो एक तो हम इक्वल लगाते हैं और दूसरा हम कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है जी, इनटू माइनस एक्स, यानी कि ये कांस्टेंट जो है वो माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करते होते हैं वो है स्प्रिंग कांस्टेंट और इसको के से जाहिर करते हैं। तो ये बन जाएगा के इंटू माइनस एक्स, को क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है जी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब न्यूटन का दूसरा कानून जो कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था उसके मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का मुवाजना करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या फिर यूं कह लें कि एफ की ये जो वैल्यू है एम ए ये यहां पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है जी। अब देखें अगर हम ए को अकेला बचाएं तो हमारे पास ये होगा माइनस के ओवर एम, ये एम ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा ना तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम। ठीक है जी। अब यहां पे आप देखें के क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है। उसके बाद मैश, जब हम इस मैश स्प्रिंग सिस्टम को मूव करवा रहे होंगे, इस मैश को पकड़ के ए पे लेके आएंगे, जब छोड़ेंगे फिर ए से ओ पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर ओ पे आएगा। ठीक है, जैसे ये बी पे चला गया फिर ये ओ पे आएगा, फिर ए पे आएगा, तो ये मूव करता रहेगा। लेकिन इस मोशन के दौरान इस मैश की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस पूरी मोशन के दौरान ये मैश कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे हम मैश को भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हम कह सकते हैं के भी कांस्टेंट है और एम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट ही जवाब आएगा ना। तो इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, अब के ओवर एम को हम लिख देते हैं कांस्टेंट। ठीक है जी। और ये माइनस एक्स जो है वो वैसे आ गया तो ए हमारे पास आ जाएगा। कांस्टेंट और बराबर को खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स विच इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर
जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो भाई इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो कि एक वाइब्रेटरी मोशन थी, इसके अंदर भी ये साबित हो गया कि इसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन भी हमेशा मेन पोजीशन की जानब ही रहती है। तो हम कह सकते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस डेफिनेशन के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम इस मैस को ओ से मूव करवाएंगे और ये ओ से मूव करता हुआ ए पे आएगा और ए पे जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये ए से दोबारा ओ से होता हुआ बी पे जाएगा और बी से होता हुआ दोबारा ओ की तरफ आएगा, तो हम कहेंगे इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर ली। ठीक है जी। तो इस वाइब्रेशन के दौरान, एक वाइब्रेशन के दौरान जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, यहां पे मैं फार्मूला लिख देता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा। मैं यहां पे भी लिख देता हूं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। m मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, 2 पाई ये कांस्टेंट होगा। तो ये t जो है ये टाइम पीरियड को जाहिर करेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको जस्ट ये एक ही एप्लीकेशन समझानी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत ही अहम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिक चीज़ें उसके अंदर मैंने आपको बतानी है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।